आज का बाजार और मैं हूं सृष्टि शर्मा और अगले आधे घंटे में हम आपको आज के बाजार से जुड़ी सभी बड़ी खबरें के बारे में विस्तार से बताएंगे और साथ ही आपको सबसे पहले बताते हैं कि आज के बाजार का हाल किस तरीके के देखने को मिला, किस तरीके का ट्रेड हम आज के बाजार में देख पाए। लगातार कमजोरी में हम भारतीय बाजारों को ट्रेड करते हुए देख रहे हैं, जहां पे आज हमने देखा भारी गिरावट के साथ निफ्टी करीब 300 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। वहां बैंक निफ्टी पे भी काफी दबाव था। जितने भी लार्ज कैप्स थे और हैवी वेट्स थे वहां से बेहद प्रेशर देखने को मिल रहा था। ऐसे में और कौन से सेक्टर्स और स्टॉक्स फोकस में रहे और साथ ही मिड कैप और स्मॉल कैप इंडेक्स में किस तरीके का ट्रेड देखने को मिला, ये पूरी अपडेट लेकर हमारे साथ मेरी सहयोगी मानसी दवे जुड़ रही हैं। मानसी बताइए। बिल्कुल, तो यहाँ पर बाजार में फोर्थ स्ट्रेट सेशन था जहाँ पर कमजोरी हावी होती हुई दिखी। ऑफकोर्स एक लंबा वीकेंड ज़रूर हमने देखा पिछले हफ्ते, लेकिन उस वीकेंड में भी सोमवार से लेकर बुधवार तक जो सेशंस थे, ट्रेडिंग सेशंस में बाजार में कमजोरी थी और वो कमजोरी आज भी कायम रही। शुरुआत जहां कर रही हूं, इतनी कमजोरी बाजार ने देखी तो पॉजिटिव चीज़ों के साथ बात करना चाहूंगी। एक तो डिफेंस से जुड़े स्टॉक्स, अब प्रूव हो चुका है कि बाजार किसी भी दिशा में जाए डिफेंस के स्टॉक्स परफॉर्म जरूर कर रहे हैं। भारत डायनेमिक्स देखिए, आज के सत्र में 14% तक की बढ़त, ऑल टाइम हाई पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ दिख चुका। इसके अलावा केप्री ग्लोबल में भी आज फोकस था। अच्छी तेजी के बीच करीब 15 से 16% की तेजी पर ऑल टाइम हाई और इनफैक्ट सिंगल डे गेन कंपनी ने 1 जून 2021 के बाद आज के सत्र में देखे तो इस पर भी नजर रही। वहीं एनटीपीसी का स्टॉक करीब 4.5 से 5% तक की तेजी दिखा रहा। 1 अप्रैल के बाद यहां पर अच्छी तेजी के बीच कामकाज आज के सत्र में स्टॉक में देखने को मिला। कमजोरी कहां से हावी होती हुई दिखी, देखिए एचडीएफसी ट्विंस और इन्फोसिस ने सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूट किया आज निफ्टी की कमजोरी में। करीब 60% कंट्रीब्यूशन यहां पर से ही एचडीएफसी ट्विंस और साथ ही इन्फोसिस। ऑफ कोर्स नतीजे इन्फोसिस के आते हुए दिखे और उसके बाद आईटी पैक कमजोर देखने को मिला। माइंडट्री के नंबर्स पर फोकस है जिसके चलते यहां पर कमजोरी ही हावी होती है आईटी पैक में देखने को मिली। इस बीच फर्टिलाइजर स्टॉक्स आज परफॉर्म कर रहे थे। चंबल फर्टिलाइजर, आरसीएफ, इन तमाम स्टॉक्स में अच्छी तेजी के बीच कामकाज हमने जरूर देखा। तो ये कुछ तमाम स्पेस जो कि बाजार को सपोर्ट करने का भी काम कर रहे थे। अब आ जाइए निफ्टी के गेनर्स। एनटीपीसी, एसबीआई लाइफ, एचडीएफसी लाइफ, कोल इंडिया जैसे स्टॉक्स अच्छी तेजी के बीच ट्रेड कर दिखा रहे थे, जहां बिकवाली का दबाव हमने देखा इन्फोसिस, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, टेक महिंद्रा जैसे स्टॉक्स में लाल निशान के साथ कमजोरी हावी होती हुई। मिड कैप में गेनिंग मोमेंटम अदानी पावर, जेएसडब्ल्यू एनर्जी, टोरन पावर, वरुण बेवरेजेस, एचएल जैसे स्टॉक्स में तेजी पर कामकाज दिखा। वहीं टाटा एलेक्सी, एम्फासिस, टाटा पावर, बैंक ऑफ बड़ौदा, एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज ये सूची रही जो कि मिड कैप में लूजिंग कैंडिडेट से लाल निशान के साथ ट्रेड कर रहे थे। अब मेजर गेनिंग सेक्टर, ऐसा कह नहीं सकते कि मेजर गेनिंग, कुछ हद तक बाजार को जो सेक्टर्स तेजी या सपोर्ट्स दे रहे थे उसमें एफएमसीजी, मेटल और ऑटो स्पेस रहे, लेकिन उसके अलावा तमाम सेक्टर्स, तमाम पॉकेट्स में लाल निशान के साथ बिकवाली का दबाव ही हावी होता हुआ दिखा। जहां सबसे ज्यादा कमजोरी आईटी स्पेस में देखने को मिली, उसके ठीक पीछे निजी बैंक क्षेत्र, फाइनेंशियल सर्विसेज, फार्मास्यूटिकल इंडेक्स और साथ ही सरकारी बैंक स्पेस में भी कमजोरी के साथ ट्रेड्स देखने को मिले। तो क्लियरली बाजार एक भी बार ऐसा नहीं हुआ जहां पर संभलते हुए या तेजी के बीच ट्रेड करता हुआ दिखा। हाँ, बीच में एक बार बाजार ने कोशिश संभलने की जरूर की, लेकिन नाकामयाबी हासिल हुई और क्लोजिंग जो थी वो कमजोरी भरी तमाम इंडेक्स में दिखी। जी धन्यवाद मानसी, ये पूरी डिटेल्स हमारे दर्शकों के सामने रखने के लिए। तो डेफिनेटली बाजार पे आज काफ़ी दबाव था, ग्लोबल संकेत भी इतने सपोर्टिव नहीं थे और साथ ही घरेलू बाजार में भी जो हम रिजल्ट्स देख रहे थे वहाँ से काफ़ी निराशाजनक उसके नतीजे आए। और आज अगर बाजार की बात करें तो एचडीएफसी बैंक और साथ ही एचडीएफसी में भी भारी बिकवाली देखने को मिली और ओवरऑल निफ्टी की गिरावट में इनका भी एक बड़ा योगदान था। एक समय पे जहाँ पे निफ्टी में हम 450 अंकों की गिरावट देख रहे थे, उसमें अकेला 100 अंक जो है ये दोनों शेयर का हम कंट्रीब्यूशन देख रहे थे। दरअसल एचडीएफसी बैंक के नतीजों में एनआईआई और मुनाफा जो है अनुमान से इस बार कमजोर रहा था। इसके चलते शेयर करीब 4.5% तक टूटता हुआ नजर आया। और इसी पर ज्यादा डिटेल्स के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं मेरे सहयोगी शरद दुबे। शरद बताइए। जी बिल्कुल, तो सबसे पहले अहम रीज़न्स क्या हैं आपके एचडीएफसी और एचडीएफसी बैंक में उनके फॉल के कारण। तो सबसे पहला रीज़न रहेगा जो पोस्ट मर्जर जो है आपके जो रिटर्न होते हैं, आरओईज होते हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी, यहाँ पे जो है दबाव दिख सकता है। दूसरा पॉइंट है कि जो एनआईएम होते हैं, नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स, वो भी थोड़ी लोअर हो सकते हैं देखा जाए और इसकी कमी आ सकती है। आगे बढ़ते हुए जो है रिडक्शन हो सकती है कासा के रेशियो में, जो तीसरी जो पॉइंट है जिसमें हम लोग फोकस करेंगे। उसके अलावा एक बेस जो है, लार्ज बेस
देखने वाली है HDFC के, इसके कारण जो ग्रोथ की जो अनुमान है HDFC की वो हायर बेस पे होने वाली है, इस पे इम्पैक्ट पड़ेगा। और आखिर में बात करेंगे NI ग्रोथ के बारे में, जो लोन ग्रोथ से कम हुई है। लोन ग्रोथ में ज़रूर जो है इजाफा बहुत अच्छा हुआ है, पर वो NI ग्रोथ से मैच नहीं कर पाए। तो ये 5 अहम खबर के कारण जो है मर्जर के बाद जो है स्टॉक में गिरावट देखने मिली। और आप देख सकते हैं HDFC 20% से ऊपर गिरा, HDFC बैंक लगभग 19% अप्रैल 4 के हाई से गिरे हैं। अब वैल्यूएशंस की भी बात कर ले तो प्राइस टू बुक में देखेंगे कि वैल्यूएशंस में भी थोड़ी करेक्शन हुई है। आपके 4 अप्रैल से लेके आप आज के डेट्स के हिसाब से आप देख सकते हैं HDFC और HDFC बैंक दोनों के लिए। अब बात करेंगे एनालिस्ट व्यू के, और यहाँ पे देख सकते हैं कि अभी भी एनालिस्ट का व्यू है, बाई रेटिंग बरकरार है HDFC के लिए, HDFC बैंक के लिए ऑलमोस्ट 89% का है। अगर 1 साल का रिटर्न देखें तो लगभग 36 to 40% का रिटर्न पोटेंशियल दोनों स्टॉक्स में है। और आखिर में बात करेंगे ब्रोकरेज स्टेक के, यहाँ पे CLSA का रुख है कि मार्जिन्स में ज़रूर थोड़ी सी फॉल ज़रूर देखने मिली, लेकिन धीरे धीरे करके रिकवरी होने वाली है। और स्ट्रॉन्ग एसेट क्वालिटी और अर्निंग्स जो रेजिलियंस है अगले क्वार्टरों में दिखने मिल सकता है। और इसके अलावा बोफा सिक्योरिटीज़ ने भी जो है ब्रोकरेज टेक में मेंटेन बाई रेटिंग रखा है और लक्ष्य रखा है 1900 रुपये प्रति शेयर का। और वो कह रहे हैं कि जो ग्रोथ हो रही है और नेट इंटरेस्ट मार्जिन की ट्रेंड ऑफ हो रही है वो और इंटेंस होने वाली है और उस पर जो है असर पड़ने वाला है आगे जाते हुए। धन्यवाद शरद, ये सारी जानकारी हमारे साथ शेयर करने के लिए। डेफिनेटली जो नतीजे थे वो मार्केट्स को पसंद नहीं आए, उसके बाद एक भारी बिकवाली देखने को मिली और इसका पूरा असर हमें मार्केट्स पे भी देखने को मिला। पर अब फोकस करते हैं एक पर्टिकुलर स्टॉक जो कि है कॉनकॉर, जो कि कॉनकॉर के विनिवेश को लेकर एक बड़ी एक्सक्लूसिव खबर आ रही है, जहां पे सूत्रों के हवालों से पता चल रहा है कि मौजूदा कारोबारी साल में कॉनकॉर का विनिवेश नहीं हो पाएगा। क्या है इसकी वजह और आगे क्या कदम होगा, इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ रही हैं हमारी संवाददाता मेघना मित्तल। मेघना, बताइए। जी बिल्कुल, कॉनकॉर का स्ट्रैटेजिक सेल जो कि 2019 से गवर्नमेंट ट्राई कर रही है, इस साल भी होना मुश्किल लग रहा है, ये हमारे सूत्र जानकारी दे रहे हैं। ये हम जानते हैं कि गवर्नमेंट का कॉनकॉर में 50% से ज़्यादा स्टेक है और CCA ने 30% से ज़्यादा स्टेक सेल का अप्रूवल दिया था। उसके साथ मैनेजमेंट राइट्स का भी ट्रांसफ़र होने का अप्रूवल मिल चुका है। हम जानते हैं कि जो इशू है, जो कॉनकॉर स्ट्रैटेजिक सेल की वजह से जो अटका हुआ है, वो है लैंड लीज पॉलिसी रेलवेज़ की। रेलवेज़ ने जो लैंड लीज पॉलिसी बनाई थी उसके अकॉर्डिंग जो कॉनकॉर की जो ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो बहुत ही ज़्यादा बढ़ गई थी, जिससे कि स्ट्रैटेजिक सेल कॉनकॉर का बहुत ही अनअट्रैक्टिव हो गया है। इसीलिए दीपम और रेलवेज़ मिनिस्ट्री में कॉन्टिन्यूस डिस्कशंस चल रहे हैं कि क्या एक सूटेबल लैंड लीज पॉलिसी हो सकती है कॉनकॉर के लिए, जिसका अभी तक कोई रेजोल्यूशन नहीं मिल पाया है। हमारे सूत्र ये भी जानकारी दे रहे हैं कि जब भी लैंड लीज पॉलिसी पर एक रजामंदी बनती है, उसके बावजूद कम से कम 1 साल लगेगा इस स्ट्रैटेजिक सेल के कंप्लीट होने के लिए। यही वजह है कि इस साल कॉनकॉर का स्ट्रैटेजिक सेल लगभग नामुमकिन है। तो ये थी कॉनकॉर से जुड़ी बड़ी खबर आपके लिए। पर आइए अब आगे बात करें कमोडिटी बाजार की। कमोडिटी मार्केट में आज कहां सबसे ज़्यादा एक्शन देखने को मिल रहा है, इस पर पूरे अपडेट को लेकर हमारे सहयोगी विश्वमोहन हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विश्वमोहन, बताइए कहां है सबसे ज़्यादा एक्शन? ठीक है, तो विश्वमोहन से फिलहाल अभी संपर्क नहीं हो पा रहा है, पर कमोडिटी बाजार के एक्शन और अपडेट के साथ हम आगे भी जुड़ेंगे। पर इसके पहले आपको बताते हैं कि एक्सपर्ट्स की किस तरीके की राय आ रही है इक्विटी बाजार में, जहां पे आज सुबह हमने गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह से बात की और उनका मानना है कि बाजार में 17,000 तक का करेक्शन जो है संभव है। आइए सुनते हैं उन्होंने और क्या कुछ कहा। हमारे साथ गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह जुड़ गए हैं। गौतम, स्वागत है आपका 18 आवर्स स्वदेश पर। बाजार में जिस तरह के ट्रेड्स हम देख रहे हैं, नजरिया जैसा देख रहे हैं, आज सुबह भी बाजार पर जिस तरह से हमने आउटलुक बताया था, एक कॉशियस एनवायरनमेंट में ही मार्केट्स ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। आपकी रीडिंग मार्केट्स के लिए क्या है? देखिए, पिछले 3-3.5 महीनों से मार्केट एक पेंडुलम की तरह बिहेव कर रहा है। जब वो चलता है तो ऐसा चलता है कि लगता है कि रुकेगा नहीं, और जब वो गिरता है तो ऐसा लगता है कि कोई सपोर्ट ही नहीं है मार्केट के लिए। ये हम पिछले 3-3.5 महीना से देख रहे हैं और ये समझना जरूरी है कि अक्टूबर के महीने में मार्केट ने अपना टॉप बनाया 18,600 और उसके बाद 7 महीना निकल गया और मार्केट एक रेंज में है। नीचे की तरफ 16,500 और ऊपर की तरफ 18,000, 18,500।
मेरे को अभी भी लगता है कि ये एक हेल्दी कंसोलिडेशन है, क्योंकि 2 साल की तेजी थी, उसके बाद ये कंसोलिडेशन जरूरी था, और इस कंसोलिडेशन में जो सारे जो टेक्निकल इंडिकेटर्स थे वो काफी अच्छा से कूल ऑफ कर गए हैं। पर ये जो भी पुल बैक जो हमने देखा पिछले 7-10 दिनों में, मेरे हिसाब से ये नॉर्मल है, क्योंकि निफ्टी ने 2500 पॉइंट का तेजी देखा एट अ वेरी रैपिड पेस, 16,600 से लेकर 18,100, और क्योंकि इतनी बड़ी तेजी थी तो थोड़ा बहुत पुल बैक बनता था। ग्लोबल मार्केट्स भी अब स्टेबलाइज कर गए, जियोपॉलिटिकल सिचुएशन भी थोड़ी सी बेटर हो गई है, और क्योंकि ये दो बड़े कंपनी के रिजल्ट्स खराब थे, उसके कारण निफ्टी ने 17,400 का जो इंपॉर्टेंट सपोर्ट है वो ब्रेक किया, बट आई थिंक ये टेम्पररी है। तो अब जो अगला सपोर्ट जो हम जिसके साथ हम काम कर रहे हैं वो है 17,000, और मुझे लग रहा है कि 17,000 के आसपास रिस्क रिवॉर्ड वापस अच्छी हो जाएगी। ये बाय ऑन डिप्स मार्केट है, इसमें खरीदारी करनी चाहिए, वन शुड नॉट बी ओवरली कंसर्न्ड। हो सकता है कि 3-4-5 दिन लगे थोड़ा स्टेबलाइज करने के लिए, पर 17,000 से मुझे लग रहा है कि मार्केट स्टेबलाइज करके वापस घूमेगा, और अगर वो वापस घूमता है तो 18,000 18,500 तक वापस जा सकता है। तो यहाँ पर स्टॉक स्पेसिफिक रहिए, सेक्टर स्पेसिफिक रहिए, निफ्टी में ज्यादा फोकस मत रहिए, क्योंकि जो निफ्टी के जो टॉप कंपोनेंट्स है वो अभी अच्छे पोजीशन में नहीं है। All right, Gautam, pleasure to have you on Swadesh Always. Priyanka here. आपके साथ एक व्यू टेक्निकल लेवल्स पर भी मिल जाता है, जिससे और डायरेक्शन मिलने में हेल्प होती है। हालांकि आपने कहा कि 17,000 से एक पुल बैक दिखा सकता है, तो ये 17,000 से दोबारा पुल बैक आने का समय कितना हो सकता है? क्या हम कुछ समय कंसोलिडेशन में रहेंगे? क्योंकि कंसर्न्स यहाँ पर गिनने वाली जो नेगेटिव ट्रिगर्स है कई सारे हैं। वैल्यूएशन का कंसर्न दिखाई दे रहा है, बाजार को अब शायद कोविड का क्या फियर दिख रहा है, क्या कोई और हेडविंड्स भी आप देख रहे हैं, और क्या ये 17,000 से जो आप पुल बैक की बात कर रहे हैं इसमें कुछ समय है अभी? देखिए, मार्केट एक ऐसे पोजीशन पे आ गया है जहां पर हेडविंड्स तो हमेशा ही रहेंगे। कोविड का तो चर्चा हमेशा 2 साल से चल रहा है, कभी ना कभी कोई ना कोई वेरिएंट आता ही रहता है और मार्केट को उसके कारण वो डराता है, बट देन प्राइस एक्शन सुप्रीम है, और आई डोंट थिंक कि मार्केट अभी कोविड की जो कंसर्न्स है उसको फैक्टर इन करना चाहता है। वैल्यूएशंस अगेन वो तो पिछले 6-8 महीने से हम डिस्कस कर रहे हैं, वैल्यूएशन की कंसर्न्स तो हमेशा से थे, बट ये समझना जरूरी है कि ग्लोबल मार्केट्स अभी स्टेडी हो गए हैं, और ये जो पूरी जो 800 पॉइंट की जो फॉल आई है निफ्टी में, अगर आज का दिन निकाल दें तो विक्स में कोई मूवमेंट ही नहीं आई है, तो फियर एज सच कोई सिस्टम में है नहीं। मार्केट को एक पुल बैक चाहिए था, वो अभी हुआ है, और मुझे लग रहा है कि ये जो पुल बैक जो 18,100 के लेवल से चालू हुई थी वो 17,000 के आसपास खत्म हो सकती है। ये इंडिकेशंस है, वी विल हैव टू वेट फॉर रिवर्सल, वी विल हैव टू वेट फॉर सम गुड बार्स, और मेरे हिसाब से ये अगला 3-4-5 दिन में हो सकता है, क्योंकि आज के मार्केट में सब कुछ जल्दी। तो ये थे गोल्डीलॉक्स के गौतम शाह के आपके लिए मार्केट पे उनका ओपिनियन, कि जहां पे हम देख रहे हैं इक्विटी बाजार में इतना ज़्यादा ट्रैक्शन नहीं है, कमज़ोरी के साथ ट्रेड कर रहे हैं। वहीं कमोडिटी बाजार को देखें तो वहां पे तेज़ी बरकरार है। आप बेस मेटल्स देख लीजिए, साथ ही चांदी या सोने की चाल देख लीजिए, इसके अलावा इवन कच्चे तेल में भी हम तेज़ी देख रहे हैं। पर और किस तरीके का अपडेट निकल कर आ रहा है पूरे कमोडिटी मार्केट से, इसका पूरा अपडेट लेकर मेरे सहयोगी विश्व मोहन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्व मोहन, बताइए। जी बिल्कुल, सबसे ज़्यादा एक्शन आज कमोडिटी मार्केट में बुलियन और एनर्जी मार्केट में है। बुलियन में बहुत ज़बरदस्त तेजी है, जिस तरह से ग्लोबल ग्रोथ को लेकर चिंता बढ़ी है। रूस यूक्रेन की जो लड़ाई है वो ऐसे दौर में पहुंच गई है जहां सीज फायर को लेकर कोई संकेत नहीं मिल रहा है, किस ओर जाएगा इस बात को लेकर चिंता है। इस वजह से सेफ हेवन बाइंग बुलियन मार्केट में आ रही है, और आज ज़बरदस्त तेजी है। $2,000 के आसपास कॉमेक्स पर गोल्ड जा चुका है, और MCX गोल्ड में भी 500 रुपये से ज़्यादा की तेजी, 1,000 रुपये से ज़्यादा की तेजी चांदी में आ चुकी है, 27,000 के ऊपर जा चुकी है। तो एक बेहतर मजबूत माहौल पूरे ही बुलियन मार्केट के लिए बन रहा है। कच्चे तेल में पिछले हफ्ते से अब तक अगर बात करें तो करीब 15% की तेजी आ चुकी है, लेकिन हालांकि आज एक दायरे में ही कारोबार हो रहा है। लेकिन अभी जितने भी फैक्टर्स हैं और जितने भी एक्सपर्ट्स हैं वो अभी शॉर्ट अवॉइड करने की सलाह दे रहे हैं, क्योंकि जो मौजूदा माहौल है और सप्लाई की जो दिक्कतें हैं, रूस की अगर बात करें तो अप्रैल महीने में 15 दिन में ही 7.5% उत्पादन पिछले महीने के मुकाबले कम हो गए हैं। दूसरी तरफ ओपेक प्लस को जो पश्चिमी देश हैं वो उत्पादन बढ़ाने को कह रहे हैं, वो लगातार इससे मना कर रहे हैं। इसके अलावा जो रूस यूक्रेन युद्ध है उससे तो सपोर्ट मिल ही रहा है। इसके अलावा लीबिया से जो खबर आ रही है वहां भी उत्पादन की दिक्कतें हैं। तो ऐसे कुछ जो जितने भी फैक्टर्स आ रहे हैं वो लगातार क्रूड को भी सपोर्ट कर रहे हैं और बुलियन मार्केट को भी सपोर्ट कर रहे हैं। जी ठीक है, धन्यवाद विश्व मोहन, कमोडिटी मार्केट से जुड़ा पूरा अपडेट हमारे दर्शकों को लाने के लिए। पर इसी के साथ